चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने किया था जेसन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, ये सब हमने किया था लास्ट टाइम, राइट। हमें पाइथन से फाइल्स को कंट्रोल करना आ गया है, हमें पाइथन से जेसन फाइल्स को कंट्रोल करना आ गया है ना। अब जो आपका बेस ऑफ पाइथन है, ठीक है, जो आपका बेस ऑफ पाइथन है उसमें एक टॉपिक और बचता है पाइथन को समझने में, एक टॉपिक और बचता है अभी भी, जिसको एरर हैंडलिंग। ठीक है, जिसको एरर हैंडलिंग, तो मैं इसको हटा दूं। एंड एरर हैंडलिंग क्या होता है? एरर हैंडलिंग इज कि मान लो कोई एरर आता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो, दैट इज कॉल्ड एरर हैंडलिंग। ठीक है, अब लेट्स डू वन थिंग कि जैसे मैंने लिखा प्रिंट, और नहीं प्रिंट नहीं, जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स 23, थोड़ा छोटा होता है ना, लेट मी जूम इट आउट। ये मैंने लिखा a इक्वल्स 23 एंड मैंने लिखा b इक्वल्स एक स्ट्रिंग बना दी मैंने, हेलो। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवाऊंगा a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, मैंने ये प्रिंट कराया कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, सेव करूंगा, इसको रन करूंगा, ऐसे एरर दे दिया, एरर आएगा ना, क्योंकि हमने 23 और एक नंबर और स्ट्रिंग को हमने कंपेयर करवाया है, इसलिए मैं एरर दे दिया। ठीक है, अब जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एक प्रोग्राम बना रहे हो, तो ये तो आप चाहोगे नहीं कि जो यूजर उसे यूज कर रहा है उसे एरर दिखे। तो कहीं भी अगर आपको लगता है कि एक एरर आने वाला है, तो यू कैन बेसिकली हाइड दैट एरर। आप उस एरर को हाइड कर सकते हो और उसकी जगह पे अपना खुद का एक एरर दिखा सकते हो। ठीक है, कस्टम मेड एरर मैसेज कर सकते हो। तो देखो उसको कैसे करते हैं। जितना भी वाला कोड है ना, इस सबको मैं ट्राई के अंदर डाल देता हूँ। हम यूज करते हैं ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। तीन स्टेटमेंट्स होती हैं, ये हमारी तीन स्टेटमेंट्स होती है फॉर एरर हैंडलिंग, कि ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसके अंदर मैंने एक ट्राई लगा था सबसे पहले कि ट्राई, अब ये सारा मैं डाल दूंगा ट्राई के अंदर। ठीक है, अब जब भी आप एक ट्राई लगा रहे हो तो यू हैव टू पुट अ एक्सेप्ट एज वेल। ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट हमेशा कॉम्बिनेशन में लगते हैं, फाइनली ऑप्शनल होता है कि अगर आपने ट्राई लगाया तो आपको एक्सेप्ट लगाना ही लगाना पड़ेगा। बट अगर आपने ट्राई एक्सेप्ट लगा दिया तो ये नहीं जरूरी नहीं कि फाइनली लगाओ, फाइनली आपकी मर्जी है लगाना। ठीक है, तो अभी सिर्फ ट्राई एक्सेप्ट लगाते हैं, हमने लगाया ट्राई एक्सेप्ट, और इसके अंदर मैं प्रिंट करा दूंगा लेट्स से गॉट एन एरर, गॉट एन एरर। ठीक है, मैंने सिंपली, अब क्योंकि देखो कोड तो स्टिल सेम है, कोड स्टिल सेम ना, बट अब मैंने सिर्फ ट्राइसेप्ट के अंदर लगाया था, मतलब मेरे को ये एरर मिलने की जगह पे तो सिंपली मिलेगा गॉट एन एरर। ठीक है, तो इफ आई रन इट नाउ, देखो आ गया गॉट एन एरर। ठीक है, सो हम इस तरीके से इसको हाइड करते हैं। ये तो बेसिक। अब इसके अंदर एक्सेप्ट स्टेटमेंट है, अब मान लो जो एरर पाइथन दे रहा है हमें वो भी संभाव देखना है, हमें वो भी संभाव देखना है। ठीक है, सो मैं एक्सेप्ट के अंदर क्या कर सकता हूँ, हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एरर आ रहा है। यहाँ पे मैंने देखा था टाइप एरर आ रहा है, मेरे को पता है कि ऊपर वाले कोड में टाइप एरर है, तो मैं करूंगा टाइप एरर, एक्सेप्ट टाइप एरर एज ई। ठीक है, मैंने किया एक्सेप्ट टाइप एरर एज ई, मतलब कि मैं टाइप एरर जो भी पाइथन एरर दे रहा है, टाइप एरर दे रहा है ना वो, उसको मैंने एक ई करके वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ठीक है, अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, से एक हम इनपुट लेते हैं, ए नहीं क्यू में इनपुट लेते हैं, इनपुट डू यू वांट टू सी द
फुल एरर। ठीक है, यू वांट टू सी द फुल एरर। अब इसके ब्रैकेट में मैं लगा दूंगा y और n। ठीक है, इसको मैंने कर दिया डॉट लोअर। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? डॉट लोअर किया। अब मैं करता हूँ if q इक्वल टू और लेट्स से y, तो वी विल डू प्रिंट e। हम e को प्रिंट कर देंगे, वरना हमें लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ इसे, वरना इसको क्लियर कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं। गॉट एन एरर आ गया। अब डू यू वांट टू सी द फुल एरर, और मैं नो करता हूँ तो ये ऐसे एग्जिट हो गया। अब अगेन रन करता हूँ और मैं अगर बाय करता हूँ तो मेरे को इसने बता दिया जो फुल एरर आया है। ठीक है, क्लियर? ये होती है आपकी एरर हैंडलिंग, ये आपकी बेसिक एरर हैंडलिंग। ठीक है, अब इसके बाद वी हैव अनदर स्टेटमेंट, मैंने बताया था फाइनली, है ना? वी हैव अनदर स्टेटमेंट कॉल्ड फाइनली। तो फाइनली करने के लिए व्हाट आई विल डू इज मैं फंक्शन बनाता हूं पहले। ठीक है, डेफ एरर करके मैंने फंक्शन बनाया। ठीक है, और मैं ये पूरा कोड ना, ये वाला पूरा पार्ट इस फंक्शन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं ट्राई के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। सो एरर, मैंने इसको कॉल किया एंड उसके बाद फाइनली स्टेटमेंट लगाऊंगा मैं। फाइनली अगेन मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पार्ट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर ये वाला पार्ट दोबारा डालूंगा। और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डू यू वांट टू ट्राई अगेन। ठीक है, डू यू वांट टू ट्राई अगेन। अब अगर आंसर यस है तो मैं अगेन एरर वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, एक चांस मतलब मेरे को और मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स किया। अब ट्राई एक्सेप्ट फाइनली का क्या मतलब है कि ट्राई वाला वो मतलब मुझे देखेगा, अगर कुछ एरर आता है तो एक्सेप्ट वाला पार्ट रन हो जाएगा, है ना? और चाहे एरर आए ना आए, फाइनली वाला पार्ट तो रन होगा ही होगा। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? कि सबसे पहले वो ट्राई वाला पार्ट रन करेगा, अगर एरर आता है तो एक्सेप्ट वाला पार्ट रन होएगा, वरना सीधा फाइनली वाला पार्ट रन हो जाएगा। तो मतलब कि अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, इसकी मैं, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ एक बार। अब मैं डायरेक्ट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, तो अगर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहो, लेट मी रीसेट माय कैनवस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका ट्राई। ठीक है, अब अगर एरर आता है, मतलब अगर एरर आया, ठीक है, तो ये जाता है एक्सेप्ट पर। ठीक है, अगर नहीं आया तो फाइनली तो चल जाएगा, एक्सेप्ट कर नहीं करेगा। हाँ, तो ये जाएगा फाइनली पर। बट जब एरर भी आया तो एक्सेप्ट के थ्रू होके भी पेज जाएगा। फाइनली वो रन होना ही होना चाहिए। हाँ, हाँ, अगर एरर आता है तो एक्सेप्ट रन होके फाइनली रन होएगा, अगर नहीं आता है तो सीधा फाइनली रन हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये चीज हम देख भी सकते हैं कि लेट्स से अभी तो एरर हमने है, तो एरर के साथ ही ट्राई करते हैं एक बार। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि व्यू हमारा अच्छा जाए। ठीक है, मैंने इसको रन किया, गॉट एन एरर, डू यू वांट टू सी द फुल एरर? यस। ठीक है, डू यू वांट टू ट्राई अगेन? नो। फाइनल रन हुआ जब एरर था।
और अब देखते हैं जब एरर नहीं है तो मैं 23 को भी मतलब हेलो को भी इसे 45 कर दिया मैंने। अब एरर खत्म हो गया है ना। अब अगर मैं इसको रन करूंगा सो फॉल्स, उसने इसका आंसर दे दिया। अब वी वांट टू ट्राई अगेन, फाइनली वाला पार्ट फिर आ गया। बाय करूंगा तो दोबारा फॉल्स दे दिया उसने। मैं नोट करूँ। हाँ नोट कर लो, ये था आपकी एरर हैंडलिंग। ठीक है, ये जिसकी मी सेकंड में आपको ना तो थोड़ा छोटा कर दो ताकि पूरा एक बार में दिख जाए। पूरा एक बार में दिख रहा है, ठीक है। ये, अब नोट कर लो ना अच्छे से, ये है आपका एरर हैंडलिंग वाला पार्ट। कट ही जाएगा, ये तो पूरा पहले तो ये वाले बंद करो कि कभी कभी स्क्रीन पर दिखता नहीं अच्छे से। नहीं। क्लियर, ठीक। आप ये नोट करो एक मिनट, ठीक है। क्योंकि घुसा पड़ा है फोन के अंदर, थोड़ा दूर रख ले। गेम खेल ले थोड़ा, यूट्यूब में तो फ्लैश है मेरे नोट के अंदर। इसको ना यहाँ पे एरर की तरह नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि एरर हैंडलिंग में ना यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 45 हेलो नोट करना, ठीक है, ऐसे नोट करना, ठीक है ना। हाँ ना तो अपने नोटबुक वगैरह में ना ये भी ड्रॉ कर लेना। तो अपने ट्राई करके फाइनल ड्रॉ कर देता हूँ, तो बाकी देखिए।
सर थोड़ा स्क्रॉल करिए, क्या स्क्रॉल करके थोड़ा जूम कर दो। अच्छा लास्ट वाला करिए। एक मिनट ये लो बस इतना ही है ठीक है सर हाँ बस इतना ही है ठीक है ये भी ड्रॉ कर लेना है ठीक है याद रहेगा हाँ है ठीक है अब देखो जो तुमने यहाँ पे ये एक्सेप्ट टाइप एरर ई जो भी तुम्हारा एरर आ रहा है तो वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है तो तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एरर आ रहा है और ये होता क्यों है यूज ये होता है कि जब आपको ना पता है किस चीज में एरर आ रहा है आपने वो चीज वो एरर फिक्स नहीं किया आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या इश्यू था आपने वो फिक्स नहीं किया एंड यू वांट कि यूजर को अभी ऐसे दिखे ना ये वाला फीचर या तो इनएक्सेसिबल दिखे या कुछ भी दिखे ठीक है तो उसके लिए आप एरर हैंडलिंग यूज करते हैं जब फीचर पूरी तरह से डेवलप हो जाता है देन आप इस स्टेटमेंट को रिमूव करके प्रॉपर्ली अलाउ कर देते हैं ठीक है इस तरीके से आपकी हैंडलिंग बेसिकली यूज होती है ओके सो अब इसके अंदर हर टाइप ऑफ टाइप एरर वैल्यू एरर सब टाइप ऑफ एरर हैंडल हो जाते हैं जो सिंटेक्स एरर होता है वही हाँ वो नहीं होता इफ यू हैव सिंटेक्स एरर ना कि आपने लिखा ही कुछ गलत है कि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया या कोई कॉमा मिस कर दिया है कुछ भी ऐसा है तो वो हैंडल नहीं करेगा उसके अलावा एरर हैंडल कर लेगा ठीक है तो सिंटैक्स को नहीं हो सकता क्या है, सिंटैक्स एरर नहीं हो सकता। सिंटेक्स एरर हैंडल नहीं हो सकता वो आपको फिक्स करना ही पड़ता है आपको साथ ही फिक्स करना पड़ेगा ठीक है तो ये होता है आपका बेसिकली एरर हैंडलिंग आई थिंक क्लियर होगा कोई डाउट नहीं होगा नहीं ट्राई एक्सेप्ट फाइनली 3 स्टेटमेंट से होती है इस तरीके से वर्क करता है कि फाइनली पे जाने जाना है उसे अब अगर एरर आया तो एक्सेप्ट से होकर जाएगा और अगर एरर नहीं आया तो सीधा फाइनली पे चला जाएगा ठीक है क्लियर है क्लियर है ना ठीक अब ठीक है इसके अंदर इतना ही होता है बेसिकली एरर हैंडलिंग हो गया अब इसके बाद हम चलेंगे ऊप्स पे जो आज हमने स्टार्ट करना था कंसेप्ट ऑफ ऊप्स मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट और हम चल रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ऊप्स पे जो ऊप्स के कंसेप्ट है ना वो थोड़े से थ्योरेटिकल भी हैं तो आपको उसकी थोड़ी सी थ्योरी भी समझनी पड़ेगी ठीक है ये ड्रॉ कर लो एक बार अपने पास पहले तो
क्योंकि मेरे को फिर इरेज करना पड़ेगा काफी और कुछ समझाने के लिए। प्रत्यक्ष सुन रहे हो? हाँ ड्रॉ कर लो इसका। हाँ तो हम थोड़ा सा ऊप्स पढ़ते हैं। ठीक है, ऊप्स होता क्या है, कैसे होता है इसमें ना। अभी तक हम सब कुछ प्रैक्टिकल करते थे, अब थोड़ी सी थ्योरी भी आएगी, तो उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी आएगी, ईयरफोन निकाल लो। हाँ, थोड़ा सा आवाज कम नहीं निकाल लो। फिर तो हम पढ़ रहे हैं टू, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो वैसे अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली जब आप अपने कोड को एक बहुत लाइक मेंटेनेबल, मॉड्यूलर एंड ऑब्जेक्ट पैरामीटर देखते हो। ठीक है, तो मतलब कि आपके पास बहुत सारे कोड है, आपको बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के साथ मैच करके लिखना शुरू करोगे। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्या होता है कि मान लो आपको 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखना है, आप रैंडमली लिखते चले जाओगे। आपको एक प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ताकि अगर उस कोड में कहीं पे भी कुछ भी इशू आता है, कहीं पे भी कोई भी बग, तो आपको पता हो हाँ इस मेरे फीचर में बग आ रहा है, मैं सीधा ही वाले फीचर पे जाऊंगा जहाँ पे उसका मैंने कोड लिखा हुआ है, सीधा उस वाले फीचर पे कोड पे जाऊंगा एंड वहां पे जाके मैं देखूंगा कि कहाँ पे बग आ रहा है इसका, और सर्चिंग फॉर ऑल द प्रॉब्लम। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से
और जैसे जूम मीटिंग होती है ना, उसके अंदर आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, अपनी कैमरा फीड शेयर कर सकते हो, ठीक है। यू हैव द होल जीयूआई फ्रंट एंड होता है आपके पास, ठीक है। ऑडियो शेयर होती है आपकी, ठीक है। उसमें आईडीज होती हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड बना सकते हो, आप कर सकते हो। तो देयर आर फीचर्स। अब मान लो जूम की टीम को रिपोर्ट मिलती है कि उनके वीडियो शेयरिंग फीचर में कुछ बग आ गया है, कि वीडियो क्लिच कर दिया, कुछ भी कर रही है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द होल कोड, वो क्या करेंगे, सिर्फ जो वीडियो शेयरिंग वाला कोड है उसी को देखेंगे, है ना। उसी से हमें उनका बग मिल जाएगा और फिर उसे फिक्स कर देंगे, राइट। तो यही हमारा फायदा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। अब इसमें पाइथन की हिसाब से बात करूं, तो मैं पाइथन मतलब मैं बेसिकली पाइथन के हिसाब से बात करूंगा, ठीक है। तो पाइथन के हिसाब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती है, पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। इसके अंदर ना कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है, सबसे पहले कंसेप्ट होता है, ठीक है, एंड कैप्सूल रजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब होता है कंबाइनिंग कोड कोड ब्लॉक, कंबाइनिंग सिमिलर टाइप ऑफ कोड कोड को इसमें ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कंबाइनिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, तो जो भी कोड सेम काम कर रहा है उसको हम एक साथ कंबाइन कर देंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज योर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज योर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस इज बेसिकली, जैसा आप रियल वर्ल्ड में देखो तो एक फादर और एक चाइल्ड है, तो चाइल्ड के अंदर फादर के कुछ फीचर्स होंगे, राइट। जो हम जीन्स की बात करते हैं, तो जीन्स के थ्रू फादर के कुछ फीचर चाइल्ड के अंदर भी आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे ना। सो वही काम जब हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो रहा होता है कि एक पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जब चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर आती है, तो वी कॉल दैट इनहेरिटेंस, ठीक है। सो बेसिकली पेरेंट, नहीं पेरेंट नहीं, चाइल्ड में प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट, चाइल्ड टेक्स प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, ठीक है, राइट। और आपको थर्ड कंसेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म का, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म है जब आप सिबलिंग्स आपस में प्रॉपर्टीज को शेयर करते हैं, जैसे आप एंड आपका भाई है, फेशियल फीचर काफी ज्यादा सिमिलर दिखेंगे, और जो पर्सनालिटी वाइज फीचर्स होते हैं वो ज्यादा काफी ज्यादा सिमिलर होंगे, है ना। सो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। जब, एक मिनट देना, हाँ, जब दो सिबलिंग्स आपस में सेम प्रॉपर्टीज को शेयर करते हैं, तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। इसको हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बट स्टिल देयर इज अ कंसेप्ट। हम स्टिल ज्यादा यूज नहीं करते, बट इट इज, ठीक है। बेसिकली when sibling share property, ठीक है, क्लियर। अब ये तो है आपके साथ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये पाइथन के अंदर एक्चुअली ट्रांसलेट कैसे होते हैं। तो ये तो आई समझ आया होगा, तीनों नाम याद हो गए होंगे, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है।
तो ये पाइथन, तो अभी एक्चुअली पाइथन के अंदर ट्रांसलेट कैसे होते हैं, ठीक है। तो ऊपरी कंसेप्ट में पाइथन के अंदर बिहार पाइथन के अंदर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बिहार टू थिंग्स वो सारी चीजें होती है। सबसे पहले आपका कोड, कोड जो आप कोड लिख रहे हो वही कोड, ठीक है। जब सिमिलर कोड को एक साथ एनकैप्सुलेट करते हैं, जब सिमिलर टाइप के कोड को एक साथ एनकैप्सुलेट करते हैं तो दैट बिकम्स ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये होता है एनकैप्सुलेशन से। हाँ बोलो, डाउट फंक्शंस पे पूछो। इसको पूरे इस पूरे कोड को अगर मैं एक फंक्शन के अंदर रखूं और उसके अंदर और फंक्शन डालूं तो चल जाएगा ना? वही फंक्शन के अंदर फंक्शन ही बनाते हो, कैसे चीजें करते हो, टेक्निकली आपको चल जाएगा, बट दैट्स नॉट द राइट, ठीक है। हम बोल रहे हैं यहीं पे पढ़ने, ठीक है। जो आप चीज बोल रहे हो वही आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आती है, ठीक है। जब मैंने कोड को एनकैप्सुलेट किया तो बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये होती है हमारी एक सेंट्रल एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड। उसको छोड़ के पहले आप ध्यान देना, बाद में देख लेना उसे। ये होती है हमारी एक बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट उप्स के कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। जब हम एक ब्लॉक ऑफ कोड की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हम अचीव करते हैं। क्लियर है ना? क्लियर कि अब से कुछ भी लिखना हो आप लिख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स होने वाली है। उप्स के कंसेप्ट थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी लिखना हो लिख लेना, जो मैं ड्रॉ कर लिख रहा हूँ फिर राइट करो, ओके। अब ऑब्जेक्ट बनिए स्टैंडर्ड, ये बन गई मेरी स्टैंडर्ड, ठीक है। ये बन गई मेरी स्टैंडर्ड यूनिट। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है तो हम पूरी उप्स के कंसेप्ट में इसी की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है पेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक होता है मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट, एक होता है मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब आपका एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है। जब आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है या फिर पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड ऑब्जेक्ट को देता है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इनहेरिटेंस, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल इनहेरिटेंस। और अब जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज है ये कुछ भी, दिस कैन बी योर वेरिएबल, ठीक है, दिस कैन बी योर डेटा, ठीक है, और दिस कैन आइदर बी योर डेटा टाइप, ठीक है, एक्सेट्रा। तो प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकती है, कितना कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब उसके बाद वही है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसमें क्या होता है कि एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक पेरेंट है, उसमें उसकी मल्टीपल चाइल्ड है, ठीक है। ये हो गया एक चाइल्ड, ये हो गया प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी,
इसकी प्रॉपर्टी है वो इस वाले की बन जाएगी इस वाले की। ठीक है, ये होगा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या ओके। चाइल्ड के बाद जो दूसरा है, ये भी चाहिए। ठीक है, तो ये होगा आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ये कंसेप्ट है आपके उस प्रोग्रामिंग के, लिखना है ना, लिख लो एक बार क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बताते हैं इसके अलग अलग नाम क्या होते हैं। तो लिख लो। ठीक है, अब ओके ठीक है, तो मैंने आपको अभी कंसेप्ट जो भी पॉलीमॉर्फिज्म के ऑब्स के कंसेप्ट है पाइथन में कैसे ट्रांसलेट होते हैं वो भी थ्योरेटिकली बताता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको 11 बजे ब्रेक दे देंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, मेरे को प्रैक्टिकल लंच के बाद दे। हाँ प्रैक्टिकली 11 बजे आपको ब्रेक दे देंगे उसके बाद लंच कर लेना उसके बाद, ठीक है ना। ठीक, और
जब भी पाइथन में हम ट्रांसलेट करते हैं उस कंसेप्ट को, तो हमारे पास चीजें आती है। तो सबसे पहले दो हमारी मेन चीजें आती है, ठीक है। एक तो होते हैं हमारे फंक्शन, फंक्शन तो हमने पढ़ ही लिया है, राइट। एक तो हमारे होते हैं, ऐसे मत चला तो थोड़ा नीचे करके चला ताकि आगे बढ़े। आगे बढ़े। ठीक है। पहला कंसेप्ट होता है फंक्शन का ही, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट होता है आपका क्लासेस, ठीक है। ये होते हैं आपके दो मेन जैसे फंक्शन या कंसेप्ट जो पाइथन में एक्चुअली ट्रांसलेट होते हैं उसके मदद से, ठीक है। तो होता क्या है कि मैंने आपको कि आपके पास कोड होता है, कोड का आप बनाते हो एक ऑब्जेक्ट, है ना, राइट। जो ये ऑब्जेक्ट होता है इसी को हम फंक्शन कहते हैं। अब समझ आया कि आप काफी सारे कोड का एक फंक्शन बनाते हो, बेसिकली आप काफी सारे कोड का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट और फंक्शन सेम थिंग, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या बनता है, इसके बाद इसकी बनती है क्लास, ठीक है। इसके बाद इसकी बनती है एक क्लास, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की मिलाकर हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। देन मल्टीपल क्लासेस को मिला के हम क्या करते हैं, मल्टीपल क्लासेस को मिलाकर हम बनाते हैं एक मॉड्यूल, मल्टीपल क्लासेस को मिलकर हम बनाया एक मॉड्यूल, और मल्टीपल मॉड्यूल की जो बनाते हैं प्रोजेक्ट। क्लियर है। तो अब जब भी आपके आपसे एक बात हो रही है कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कंपनी ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, सो एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि कंपनी कोड लिख रही है जिसको वो ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करेगी, और ऑब्जेक्ट्स को वो क्लास में कन्वर्ट करेगी, क्लासेस को मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करेगी, मॉड्यूल्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। ये हुआ एक फ्लो। जैसे तरफ से अगर फ्लो देखोगे तो एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, हर एक मॉड्यूल में बहुत सारी क्लासेस होंगी, हर एक क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होंगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम ना यहीं तक कवर करेंगे अभी। बेसिकली एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये सारे कुछ होते हैं, मतलब कोड को अगर मैंने 5 लाइन कोड की लिखी और उसको फंक्शन में बना दिया, तो और ऐसे 3-4 फंक्शन बनाए, वो क्लास हो गया। ये जब फंक्शन बना के वो क्लास में डालना पड़ेगा, जब फंक्शन बना दिए तो ऑब्जेक्ट्स ही रहे, ठीक है। जब आपने उन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक क्लास के अंदर डाल दिया तब वो क्लास बनेगी ना। कैसे डालते हैं? वो बताएंगे अभी, प्रैक्टिकल में बताएंगे वो, ठीक है। हम क्लास में पढ़ेंगे, जो मॉड्यूल एंड प्रोजेक्ट वाली चीज है ना वो बाद की बात है। जब हम थोड़ा पाइथन कंप्लीट करके एसक्यूएल वगैरह करके जब एआई वगैरह वाले पार्ट में जाएंगे ना, जब हम टॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इस तरह के, ठीक है। क्योंकि अभी के लिए मॉड्यूल प्रोजेक्ट काफी थोड़ा heavy हो जाएगा, सब इधर क्लास में रुकेंगे। बेसिकली फंक्शन तो आपने कर ही लिया है, क्लास, ठीक है। और अरे वो अब जैसा आपका टॉपिक हुआ क्लासेस, जितना भी तक हमने किया है उसका कोई लिंक कर पाए ना उससे, क्लासेस हम आगे करेंगे, बट जितना भी अब तक हमने किया, जितना भी अब तक हमने किया तो सब लिंक हो पाया होगा उप्स के कंसेप्ट से। हमारा टॉपिक रहेगा क्लासेस, मतलब क्लास, ठीक है। क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन
मतलब बेसिक ये चीज है। जब आप एक्चुअली उसके कंसेप्ट में बात कर रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, फंक्शन नहीं बोलते फंक्शन में नाम ऑब्जेक्ट का। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। डिफाइन मतलब हम ऑब्जेक्ट्स को करते हैं ये फंक्शंस। क्या मतलब हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं, फंक्शंस को नहीं। देखो, जो उसके कंसेप्ट है ना, वो हर एक लैंग्वेज में सेम होते हैं। सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, आर, रस्ट, रूबी, किसी भी चीज की बात कर लो आप, सब में सेम। इनको हर एक लैंग्वेज बस अलग अलग तरीके से अडॉप्ट करती है। तो ऑब्जेक्ट्स को पाइथन ने एज फंक्शन से अडॉप्ट किया हुआ अच्छा। है। एज नहीं, एज फंक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट्स का नाम पाइथन के अंदर फंक्शन होता है। ठीक है, अगर जब उसकी बात करें, ऑब्जेक्ट्स ही बोलते हैं इसलिए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है पाइथन के अंदर। सिंपली जो क्लास होती है तो कैसे डिफाइन होती है, वी राइट क्लास, क्लास नेम, जो कर्ली ब्रैकेट में लगाया मतलब ये रिप्लेसेबल पार्ट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एक्चुअली आते हैं, पहले देखो चलो कंफ्यूज हो गया, क्लास नेम और इस तरह से इस तरह के साथ क्लास डिफाइन हो जाती है। ठीक है, क्लियर, पक्का। हाँ पक्का। ठीक, अब ये तो आपकी डेफिनेशन होगी। अब क्लास के ना कई सारे पार्ट्स होते हैं। फंक्शन होंगे सर। ये फंक्शन तो कलेक्शन ऑफ फंक्शन को हम क्लास कहते हैं, बट क्लास के खुद के भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ यू कैन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट जो हम पाइथन में यूज करते हैं, अब क्लास के जो हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं ना, अब हम पाइथन स्पेसिफिक की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेल। पहला पार्ट जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है, तो दूसरा पार्ट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर इनिट, अंडरस्कोर एक्चुअली पूरा नाम है, यही नाम। ठीक है, ये तो होते हैं आपके मेन पार्ट्स। ठीक है, जो सेल्फ है ये बेसिकली जैसे काइंड ऑफ वेरिएबल है, एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है जो कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज को हैंडल करती है। इन द बेसिक सेंस अगर मैं बताऊं तो एक क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो सारे को सेल्फ हैंडल करते हैं। वो सारी सेल्फ के अंदर होती है। ठीक है, तो सेल्फ contains all properties of a class। ठीक है, contains all properties of a class। ठीक है, और इन्हें क्या होता है, ये होता है इनिशियलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, ये होता है आपका इनिशियलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, मतलब कि जितना क्लास कई सारे फंक्शन से मिलकर बनती है ना, क्लास के पास बहुत सारे फंक्शन तो होते हैं, बट एक फंक्शन होता है उसका जो खुद का होता है। ठीक है, एक यहाँ फंक्शन होता है क्लास का खुद का फंक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, बिल्कुल ये क्या होता है, ये बेसिकली स्टार्ट द क्लास, स्टार्ट या इनिशियलाइज द क्लास। बेसिकली स्टार्ट और इनिशियलाइज द क्लास। ठीक है, कैसे इनिशियलाइज करता है, क्या करता है, वो सब सेल्फ क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वो सब हम बाद में सीखेंगे प्रैक्टिकल वाले टाइम पे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। ठीक है, ये है आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा हाँ एक बात हो, जब जैसे आप क्या क्लास है, क्लास के अंदर फंक्शंस है,
ये क्लास का फंक्शन है ना। तो अब मान लो आपको एक इस वाले फंक्शन को कॉल कर, मान लो क्लास का नाम मैंने रखा एबीसी, एबीसी मेरी क्लास का नाम है और इसके अंदर फंक्शन मैंने बनाया हुआ है लेट्स से एक्स वाई जेड, ठीक है। ठीक है, अब अगर मेरे को इस वाले फंक्शन को क्लास के बाहर से तो क्या करना पड़ेगा, केवल वो ऐसे एबीसी डॉट एक्स जेड पर। अभी तक हम क्या करते आते हैं, सिर्फ ये लिखते थे। जब क्लास हमने बना दिया तो क्लास के बाद क्लास को भी कॉल करना पड़ेगा पहले, तो इसलिए क्लास को ये है बेसिक कॉलिंग। अब अगर आपने पूरी क्लास कॉल कर दी तो सारे फंक्शन यूज होंगे, सारे फंक्शन यूज नहीं होंगे। क्लास में कॉल करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हो, उसकी अभी हम आ रहे हैं। ये थी आपकी बेसिक क्लास। अब मान लो तो कुछ इरेज कर दें, कुछ लिखना है इसमें? लिख लो। चलो मैं यहाँ पे, अब मान लो एक क्लास है, उसके अंदर आपने इनिशियलाइजेशन कर रखी है, मतलब इनिशियलाइजेशन फंक्शन लगा रखा है और फिर आपका एबीसी फंक्शन, ठीक है, क्लास का नाम लेट्स से एक्स, तो अब इसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, फिर आप लगाना पड़ेगी ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर वो सब सारे लोगे जो कि इनिशियलाइजेशन फंक्शन में चाहिए, ठीक है, देन डॉट एबीसी एंड, ठीक है, इस तरीके से कॉल होगा। आई नो कॉम्प्लेक्स है, आई नो समझने में टाइम लगेगा, तो फिर लिख लो। क्या नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं, इजी है, फिर करेंगे तब तक लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है ना, ये था आपका बेसिक थ्योरी वाला पार्ट। अब इसके बाद आप ब्रेक ले लो, ये लंच वगैरह कर लो, भूख लग रही है या अभी रुकना है, लग रही है तो ठीक है लंच कर लो, एंड देन आफ्टर योर ब्रेक
रीस्टार्ट करते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस। ठीक है ना, चलो ओके। ओके सो कंटिन्यू करते हैं तुम्हारी क्लास अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम इसके अंदर बात करने वाले हैं क्लासेस एंड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो लेट्स से मैं सिंपल सा फंक्शन लिखता हूं ऑफ ग्रीटिंग। ठीक है, तो ग्रीट लिखा मैंने, एक बहुत सिंपल सा फंक्शन बनाया मैंने। ओके, एंड इसके अंदर आई एम डूइंग प्रिंट ठीक है, इसके अंदर मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया ऑफ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एक ग्रेड के नाम से मैंने फंक्शन बनाया, वो फंक्शन मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है बटन। check इसमें पावर नहीं आ रही है। अच्छा ये बटन है इसका, अब वो डाउन देखो है ना। हाँ। ठीक, ठीक है, so we are talking about your प्रोग्रामिंग। तो हम बात करते हैं फंक्शंस की, क्लासेस की और इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब की। ठीक है, तो फिलहाल हमने एक फंक्शन बनाया है सिंपल ग्रीट के नाम से। ठीक है, अब इसको मैं जैसे यहां से नीचे से कॉल करूंगा, जैसे मैं इस फंक्शन में कॉल करूंगा एंड आई रन दिस कोड, बेसिकली मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। सिंपल फंक्शन का कंसेप्ट ये, है ना। अब इस फंक्शन को मैं एक क्लास के अंदर भी डाल सकता हूँ। ठीक है, इस फंक्शन को मैं क्लास के अंदर डाल सकता हूँ। सो लेट्स से मैं एक तरह ना एक फंक्शन और क्रिएट करता हूँ। लेट्स से आई वांट कि मैं फंक्शन बना दूं जिसके अंदर मैं एक नाम दूंगा एंड वो नाम को हेलो वो नाम लिखेगा। ठीक है, सो दिस ग्रीट 2 के नाम से मैंने बताया, इसके अंदर मैंने नेम एक वेरिएबल दे दिया। ठीक है, सो व्हाट इट विल डू इज प्रिंट ठीक है, ये प्रिंट करेगा। तो इफ आई कॉल दिस नाउ create 2 with name let's say योगेश। ठीक है, इफ आई रन दिस, हेलो योगेश आ गया। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों है ग्रीट ही, दोनों ग्रीटिंग ही कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज मैं इन दोनों को एक क्लास के अंदर डाल सकता हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज, सो लेट्स से क्लास मैंने बनाई हेलो के नाम से। ठीक है, हेलो के नाम से मैंने क्लास बनाई, इस तरीके से आपकी क्लास बनती है। आप क्लास लिखते हैं, क्लास का नेम लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, क्लास क्लास में कॉलन। ठीक है, और अब ये सारा पार्ट होगा, ये आपको चला जाएगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, फिर अब
लेकिन मैं ग्रीट को ना, तो ये बेसिकली मेरी क्लास बन गई, बट अब मैं ग्रीट को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, मेरे को क्लास नेम के साथ कॉल करना पड़ेगा। मैं बता दूं फिर, तो देखो क्लास के नेम हाँ, सो हेलो डॉट ग्रीट। डॉट ग्रीट, ठीक है। इसी तरीके से मैं सेम तरीके से वेरिएबल दूंगा अपना, पास किया मैंने, तो फिर हेलो योगेश, ठीक है। अब लेट्स से, सॉरी, तो हेलो वर्ल्ड है ना, अगर ग्रीट लगा हाँ ग्रीट लगाओ तो हेलो वर्ल्ड लगाओ, फिर हमें ये हटाना पड़ेगा वेरिएबल का, ठीक है। क्लियर, कितना क्लियर है, ठीक है। ये बेसिकली हमने करी है एनकैप्सुलेशन, हमने हमारे कोड की एनकैप्सुलेशन कर दी है, ये क्लियर है, ठीक है। अब जब हमने एनकैप्सुलेशन तो कर ली, अब प्रॉपर्टीज बनाते हैं इस क्लास की, ठीक है। इस क्लास की प्रॉपर्टीज लेट्स से अभी के लिए क्या होंगी, हमारा नेम का वेरिएबल, ठीक है। So what I can do is I will define a function init के नाम, ठीक है। एंड init के अंदर मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा सेल्फ, ठीक है। ये सेल्फ है, मैंने बताया था ये सारी प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है, हाँ। राइट। और अब मैं ना नेम यहीं पे ले लूंगा, मैंने क्या किया, नेम मैंने बेसिकली क्या बोला कि मेरी क्लास स्टार्ट ही वेरिएबल के साथ होगी, क्योंकि मैं वेरिएबल देना ही देना पड़ेगा, क्लियर, आया समझ, ठीक है ना। अब मैंने फंक्शन डिफाइन किया, इसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब नेम का वेरिएबल मैंने क्लास के इनपुट में ले लिया, उसको मेरे को सेल्फ के अंदर डालना पड़ेगा ताकि मैं उसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकूं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम, मैंने क्या किया, सेल्फ के अंदर नेम के नाम से इस वेरिएबल को डाल दिया, आया समझ, ठीक है ना। अब आई कैन डू कि मैं यहां नेम की जगह पे सेल्फ ले लूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम यूज कर सकता हूँ, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मैं इसको ऐसे रन नहीं करूंगा, अब मेरे को इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट्स से ए नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैं क्लास को पहले इनिशियलाइज करूंगा, सो हेलो एंड देन योगेश, ठीक है। मैं क्लास को पहले इनिशियलाइज करूंगा, और अब आई कैन डू हेलो ग्रेड 2, मतलब अब हेलो नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए डॉट ग्रेड 2, क्योंकि हेलो की वैल्यू तो ए में चली गई, क्या रहेगा ए डॉट ग्रेड 2, सेव किया मैंने, इफ आई रन दिस अगेन हेलो योगेश आ गया, ठीक है। अब जब आप ये वाला कंसेप्ट समझ आया कि ए के अंदर हमने पहले क्लास को लिया, क्लास को बेसिकली ऐसे ना इनिशियलाइज करते हैं कि जो भी आपको यहाँ पे वेरिएबल आपने डिफाइन करे हैं वो आपको यहाँ पे देने पड़े, तब इनिशियलाइज होगा। अब आपको फंक्शन के अंदर वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको फंक्शन के अंदर वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना, ठीक है। अब जब मेरे को ये चीज समझ आई तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि मैं हेलो को यहाँ से हटाऊंगा, मैं सीधा एक ही जगह पर डाल दूंगा, मैं इस तरीके से भी अपनी क्लास को यूज कर सकता हूँ अब, ठीक है, मैं इस तरीके से अपनी क्लास को यूज कर सकता हूँ अब, क्लियर। तो अभी भी मैं अगर इसको सेव करके रन करूंगा, हेलो योगेश, बट जब मैंने ए डॉट किया था तो वो ए से वैल्यू उठा के नोट कर रहा था, अभी मैंने जब क्लास को इनिशियलाइज किया तो ग्रीड 2 में आ रहा है, सो इफ आई डू इसके बाद मेरे को दोबारा बिना इनिशियलाइज करे मैं इसको रन करने का ट्राई करूंगा ना, ठीक है, मैं हेलो डॉट ग्रीड 2 करूँ सिंपली, मैं हेलो डॉट ग्रीड 2 करता हूँ, ठीक है। सो इफ आई रन दिस नाउ, ठीक है, इसने मेरे को दे दिया टाइप, ये सेल्फ चाहिए, राइट, तो हमने क्लास को इनिशियलाइज नहीं किया था। अब लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट लगाता हूँ, एम्प्टी ब्रैकेट्स, क्या अब मेरी क्लास इनिशियलाइज हो जाएगी, अभी भी नहीं होगी, मेरे को नेम का आर्गुमेंट देना है, क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट ही इस नेम से होती है, अगर नेम नहीं दिया तो स्टार्ट ही दिया, पॉइंट इज कि जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन है वो इज लाइक अ लॉक, कि जब तक आप इनिशियलाइजेशन फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करोगे आप क्लास में से कुछ भी यूज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन फंक्शन को सेटिस्फाई किया, अगर फिर
हमें ये यही पर यूज होता है ना, जैसे ईमेल के अगर हम पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो पहले वो पासवर्ड को सेटिस्फाई करो फिर नया बनाओ। बिल्कुल, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप वो समझ सकते हो, बट एक्चुअली वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल वैसे ही वैसे ही आपको करना पड़ेगा। उसे सेटिस्फाई करना ही। इनिशियलाइजेशन फंक्शन बेसिकली एक्ट्स एज अ लॉक, कि आपने क्लास के ऊपर एक लॉक लगा दिया कि जब तक मेरे को ये वेरिएबल नहीं मिलेंगे वो कोई भी फंक्शन रन ही नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये होता है मेरा बेसिस ऑफ उप्स, कि हम उप्स को इस तरीके से यूज करते हैं। अब देखो, हमने एनकैप्सुलेशन देख लिया, है ना? हमने इनहेरिटेंस देख ली कि यहां से सेल्फ बन रहा है, प्रॉपर्टी हुई है, सेल्फ डॉट इन प्रॉपर्टी हुई हमारी क्लास की एक, ये हमने ग्रीड टू को इनहेरिट करवाई है, जहां पे इनहेरिटेंस भी हो गया है। जैसे मैंने सेल्फ अपने ग्रीड टू को दिया, एवरीथिंग जो जितनी भी सेल्फ की प्रॉपर्टीज थी वो सारी ग्रीड टू के पास भी आ गई। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका ये वाला फंक्शन भी वर्क करता है, मतलब इनहेरिटेंस भी आ गया, इनहेरिटेंस भी इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो इतने इसको नोट करो, फिर एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म सीखेंगे। ठीक है।
हो गया? क्या है? क्या क्या हुआ? एक्सेल से पे नहीं करो सर, देखो लिखो क्या लिखा हुआ देखो। ये रंग भी देख लो। राइट कर दिया क्या फाइनल लेटर वाला क्या सर? तो लेटर वाला कैसे अच्छा फाइनल तो दिमाग बादल लग गया हो गया। ठीक है, तब हो तब हो गया। अब जो लास्ट कंसेप्ट आपका पॉलीमॉर्फिज्म उस पे चलो। ठीक है, मैंने बताया था कि सेम चाइल्ड प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, हम शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, राइट? जब ये एक्चुअली ट्रांसलेट होता है ना पाइथन में, मतलब इसको मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाऊं आपको, तो इट्स कि एक ही फंक्शन नेम के दो अलग अलग आउटपुट हो सकते हैं। एक ही फंक्शन नेम के दो अलग अलग आउटपुट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग क्लास में हो सकते हैं। हाँ देखो सीओ करते हैं, ठीक है? इसमें लेट्स से एक हमने क्लास बनाते हैं, डॉग नाम से क्लास बनाई मैंने, ठीक है? डॉग नाम से मैंने क्लास बनाई है एंड इसके अंदर मैं सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ स्पीक, और इसके अंदर मैं कर दूंगा प्रिंट बार, ठीक है? सिंपल सिंपल हाँ है ना? अब ऐसे ही मैं एक क्लास बनाऊंगा कैट नाम से, ठीक है? सिमिलर वे में मैं जियो कॉपी कर लेता हूँ, जियो कॉपी करके पेस्ट किया। अब मैं क्लास बना दूंगा कैट के नाम से, सो कैट के नाम से, एंड कैट विल म्याऊ। अब सेम नाम से दो क्लासेस बनी हुई है, दोनों के अंदर फंक्शन का नाम सेम है। ठीक, दोनों में फंक्शन का नाम सेम है, राइट? पीक इसमें भी है, स्पीक इसमें भी है। सो नाउ क्या होगा, एक मिनट को मैं क्लास का तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि मैं अगर एक लूप लगाऊं फॉर आई, फॉर लेट्स से एनिमल इन, एडमिन एनिमल इन, एक मैंने लिखा कैट, का थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, एक मैंने लिखा डॉग, फॉर एनिमल कैट डॉग, व्हाट आई कैन डू इज एनिमल डॉट स्पीक टीक। समझ लो क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा उधर? बार 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 इन्फिनिट क्या इन्फिनिट टाइम्स बार करना नहीं, इनफिनिट लाइन्स क्यों आएगा? एक बार आएगा एक 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 बार बार आएंगे दोनों, एक बार नहीं आएगा। पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा? पहले बात है नहीं पहले भी आया पहले में आएगा क्योंकि मैंने कैट पहले दिया है ना, कैट पहले भी ठीक है? सो ये कंसेप्ट होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म का। अगर मैं इसको रन कर दूं तो पहले में आओगे फिर बाद, कैट पहले दिया था, डॉग बाद में दिया था, कैट में से उसने म्याओ प्रिंट किया, डॉग में से उसने बाग प्रिंट किया, ठीक है? ये कंसेप्ट आपका बेसिक था पॉलीमॉर्फिज्म का। क्लियर है ना?
पॉलीमॉर्फिज्म आपका इस तरीके से ट्रांसलेट होता है पाइथन के कोड के अंदर। ठीक है, ठीक है ना। अब इसके अंदर सब क्लासेस भी होती हैं, एक इंसर्ट होता है हमारे पास सब क्लासेस का। ठीक है, एक इंसर्ट आता है हमारे पास सब क्लासेस का। बट सब क्लासेस पहले क्लास वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू कंट्रोल स्लैश। अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार जो मेरी वही वाली क्लास थी ना डॉग वाली, उसी को दोबारा लिखूंगा। ठीक है, अब instead of speak what I can do is sound equals bark। ठीक है, मैंने साउंड इक्वल बाक किया। ठीक है, तो अब मैं इसको ना ग्रैब कर सकता हूँ, मतलब कि अगर मैं प्रिंट करूं, स्पीक की जगह साउंड रखा है आपने? नहीं नहीं, स्पीक तो स्पीक ही है। ऊपर स्पीक है, नीचे साउंड है। हाँ, तो साउंड तो वो दिखा रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल। अरे अनडिफाइंड नहीं है वो, कि हमने यूज नहीं किया वो दिखा रहा है। देखो, साउंड इज असाइन्ड बट नेवर यूज्ड, जब तक हमने यूज नहीं किया ना उसे। सो डॉट डॉट पीक डॉट पीक के बाद ये रहेगा डॉट साउंड। ठीक है, आई थिंक दिस शुड वर्क। मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट है। साउंड नन टाइप ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ओके, तो हमें यहाँ पे साउंड को रिटर्न करवाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ऐसे हम साउंड को रिटर्न कराएंगे। तो बेसिकली मैं इसको जब प्रिंट करूंगा तो बैक प्रिंट हो जाए, लिटिल फ्लोट, तो यहाँ पे बैक प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत है, कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। ये अभी ना बहुत छोटे छोटे कोड है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत छोटे कोड को कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। अगर मेरे को सिर्फ बैक प्रिंट कराना तो मैं भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा कोड को, राइट। बट जब मेरे पास बहुत बड़े बड़े फंक्शन है, जब मेरे को बहुत बड़े बड़े फीचर्स बनाने हैं, तब मेरे को ये कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका छोटा सा पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट था। मतलब इसके साथ आपको उप्स के कंसेप्ट, जो बेसिक उप्स होते हैं, खत्म होती है। ठीक है, बेसिक हाँ, मतलब बाकी इट्स लाइक कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको धीरे-धीरे चीजें समझ आएंगी। ठीक है, मैं ना आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कि आपको जो आपका ये डाउट है कि इतना सिंपल काम के लिए हमने इतना कुछ क्यों किया, तो मैं आपको ना एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, उसमें आपको पता लगेगा कि किस काम के लिए हम एक्चुअली उप्स के कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है चेक के नाम से, डिस्कॉर्ड बॉट, बेसिकली डिस्कॉर्ड मॉडरेशन वगैरह के लिए। ठीक है, एक बॉट है बेसिकली, किसी के एक काम के लिए एक बॉट बना हुआ। ठीक है, ऑटोमेशन बॉट है। क्लियर। अब ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, याद है मैंने बताया था, ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो एक कॉग्स है, इसके अंदर एक मॉड्यूल नहीं है, इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं बहुत सारे। इसको जूम करके देखो, ये मेरे पास मॉड्यूल्स है मेरे अलग। ठीक है, तो एडमिन के नाम से मॉड्यूल है, चैट म्यूजिक रैंडम स्लैश के नाम से मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं म्यूजिक जैसे मॉड्यूल खोलूं मैं, तो इसके अंदर क्लास आ गई मेरी, क्लास म्यूजिक। बहुत ज्यादा इसमें ये तो बहुत हाई लेवल का कोड है, तो अभी इतना ज्यादा डीप में मत घुसना है इसके। बट क्लास आ गई, सेम चल रहा है, प्रोजेक्ट मॉड्यूल क्लास। क्लास के अंदर क्या होंगे? फंक्शन। फंक्शन, डेफिनेटली हमने क्लास को इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद मेरे ये सारे फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर एक और ब्रेक भी है। वो तो फिर पाइथन का पार्ट है ना, वो तो सारा आपके ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है, लाइन ऑफ कोड्स होंगे ये सारे। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखो कोड ब्रेक क्या, सबसे ऊपर वो गिटहब का पार्ट है, वो बहुत बात की बात है। अभी मैं बस कोड देखो सिर्फ। ठीक है, तो इस पहले फंक्शन की अगर मैं बात करूं,
तो इतना सब कुछ करना था इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा एक फंक्शन चल रहा है अभी तक भी, यहाँ पे जाके खत्म हुआ ये एक फंक्शन, ठीक है। अब पॉइंट इज कि जो ये फंक्शन है ना, ये किसी और फंक्शन में से कॉल हो रहा है। हाँ, बेसिकली जो फंक्शन है ये किसी और फंक्शन में से कॉल हो रहा है ओवर द नेटवर्क रिक्वेस्ट। बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अब मान लो मेरे को जो एक्चुअल में प्रोडक्ट है, जो मेरा बॉट है, उसमें मेरे को कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना, उसमें अगर मेरे को कहीं प्रॉब्लम आई, ये बेसिकली म्यूजिक प्ले करने के लिए कोड है। तो जो सर्च का फंक्शन है ये, तो यू कैन सर्च म्यूजिक, ठीक है। अब जो मेरा एक्चुअल बॉट है उसमें मेरे को प्रॉब्लम आई कि मेरा म्यूजिक सर्च नहीं हो पा रहा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एवरीथिंग, मेरे को पता है कि मैं सर्च नहीं हो पा रहा है, तो इस कोड में कहीं इशू है, तो मैं इतना ही कोड देखूंगा ना सिर्फ। ये फायदा होता है आपका उप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये फायदा होता है कि आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पार्ट्स में डिवाइड करके कोड कर सकते हो। ओके, आई थिंक नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ हाँ, आया? तो बेसिकली क्लिक होने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, बेसिकली जैसे मैं उप्स का यूज नहीं करता यहाँ पे, हाँ, मैं सीधा सीधा कोड लिखता चला जाता अपना। हाँ, तो मेरी एक फाइल बन जाती है जिसके अंदर 5000 लाइन्स होती हाँ, है ना। अब मेरे को सर्च में इशू आता है, अब मेरे को 5000 लाइन्स में नहीं पता ना कि सर्च कहाँ पे है, राइट? कि सर्च को कैसे यूज हो रहा है, पता नहीं चलेगा। सर्च तुमने दिखाया क्या डिबग हुआ, बग हुआ है। वही तुम लिखते चले जाओ, समझ नहीं आएगा, राइट? इसलिए उस कंसेप्ट को यूज किया जाता है टू मेक कोडिंग इजियर, टू मेक डीबगिंग इजियर। एंड इससे क्या फायदा है कि अब मेरे को ना अकेले कोड करने की जरूरत नहीं है, मैं ग्रुप में कोडिंग भी कर सकता हूँ, मैं एक टीम के साथ कोडिंग कर सकता हूँ, राइट? कि मैंने अपने टीम मेंबर को बोल दिया कि मैं सर्च का ये बना रहा हूँ फंक्शन, तुम लेट से अगला फंक्शन क्या है, ये तो अलग चीज है, तुम ये बना लो, प्लेन एक्स का फंक्शन बना लो, है ना, तुम ये बना लो। तो बाद में क्या होगा कि मेरे को अपना वाला फंक्शन डाला, उसका वाला फंक्शन उसके बाद डाला, देन, राइट? बट अगर मैं सिंगल पे काम कर रहा होता तो मैं तो बोल ही सकता ना कि तुम किस लाइन से कोड करना शुरू करो। मैं कैसे बताऊंगा उसे, अगर मेरे पास 5000 लाइन में लगातार लिखने वाला हूँ, तो मैं उसे कैसे बताऊँ कि किस लाइन से उसे कोड करना शुरू करना है? समझ रहे हो? उसको पहले की भी सारा कुछ पता होना चाहिए। यही शायद वो माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह की टीम यूज करते हैं वो। मतलब वो कुछ डेटा साइंटिस्ट की टीम लगाते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनी, हाँ, तो उनसे यही यूज होता है। नहीं ये तो पाइथन है, ये हर जगह पे यूज होता है, हाँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेटा साइंस में यूज हो, ठीक है। ये हर जगह पे यूज होता है और ये जस्ट प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम करो, ये कंसेप्ट आपको फॉलो करने बहुत रिकमेंडेड रहते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा रीयूजेबल अपडेटेबल कोड बनाना है ना, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा रिकमेंडेड रहते हैं। Got it? ठीक है। ठीक है, इसलिए यूज होती है सर, इसलिए आपके पास ये उप्स के कंसेप्ट आते हैं। क्लियर है? ठीक है, अभी वाला पार्ट भी लिख लो एक बार, क्योंकि अभी हम ना बहुत स्टार्टिंग में हो पाइथन के, सो इतना डीप में नहीं जा रहे हैं अभी हम, है ना। तो जैसे जैसे आप डीप में जाओगे तो आपको समझ आएगा कि आपने चीजें सीखी थी वो क्यों जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है, अब हमने उप्स के बेसिकली कंसेप्ट क्लियर कर लिए, इसमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट, इसके डीप में हम अब नेक्स्ट वीक जाएंगे, ठीक है। अभी आप अपने असाइनमेंट की प्रैक्टिस कर लो, ओके, असाइनमेंट कंप्लीट कर लो। एंड आपको मैं एक असाइनमेंट और दे दूंगा, जिसमें मीडियम हार्ड और मीडियम हार्ड है। नहीं नहीं वो वाला तो जब आप ये कंप्लीट करोगे तब मिलेगा। हाँ। एक असाइनमेंट और दे दूंगा जिसमें शुरुआत से लेकर मैंने जितना भी पढ़ा ना टिल यहाँ तक, हाँ, वो सारा होगा। ठीक। उसमें थोड़े बहुत कुछ ना लास्ट में, लाइक इससे थोड़ी सी आगे वाले पार्ट के भी होंगे, वो आप छोड़ देना, मैं बता दूंगा कहाँ तक करना है, ठीक है। ठीक है ना। तो अभी आप एक कोड नोट कर लो, देन मैं आपका असाइनमेंट सेंड कर देता हूँ। कौन सा? पेन ड्राइव से। आपके सिस्टम में पेन ड्राइव डाल दूंगा, ग्रुप पे मैं अंकल के पास जाएगा ना, तो ग्रुप पे मैं वैसे व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो स्टडिंग वाला जो सिखाने वाली चीज थी वो यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। ओके, थैंक यू।